हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मेमन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियलिज्म जिसे आप रियल पॉलिटिक कह सकते हैं, नियो रियलिज्म कह सकते हैं। एक आइडियोलॉजी जो कि आईआर के अंदर है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बाकी सारे सब टॉपिक्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर उसे पहले चेकआउट कीजिए, बिकॉज उसके जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए जब आपको रियलिज्म जो है समझ में आएगा। लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस और उसकी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स, और वो सारी चीज़ें जो है अपलोडेड है ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो में रियलिज्म के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और रियलिज्म है क्या। तो रियलिज्म वन ऑफ द थ्योरी है ऑफ आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए एक अप्रोच है, एक थ्योरी है, एक आइडियोलॉजी है, आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो। तो रियलिज्म है। उसके बाद हम समझेंगे लिबरलिज्म अप्रोच, मार्क्सिज्म अप्रोच, फेमिनिज्म अप्रोच एंड कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। तो ये सब डिफरेंट अप्रोचेस है, डिफरेंट थ्योरीज है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है। और ये सब चीज़ों को जब आप समझ लेंगे तो आपको एक ही इंटरनेशनल रिलेशंस को देखने का अलग अलग नज़रिया मिल जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन एक ही डिसिप्लिन है, बट उसको देखने के तरीके जो है वो अलग अलग है और डिफरेंट स्कॉलर्स अलग अलग तरीके से आईआर को डिफाइन करते हैं। और वही चीज़ जो है हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें और समझें तो इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी जो मानी जाती है वो रियलिस्ट ट्रेडिशन है। और आज के टाइम पे भी अगर आप देखें बहुत सारे नेशंस को, तो वो रियलिस्ट ट्रेडिशन को मानते हैं और रियलिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। अगर हम रिसेंट देखें, अगर इंडिया का पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी को अगर हम एग्जामाइन करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया भी जो है एक रियलिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है। और रियलिस्ट ट्रेडिशन है क्या? ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट रियलिस्ट ट्रेडिशन जो है वो आइडियलिस्ट ट्रेडिशन से अपोजिट है। अब आइडियलिस्ट ट्रेडिशन क्या है? आइडियलिस्ट ट्रेडिशन वो ट्रेडिशन होता है जिसमें आप कहीं ना कहीं पीस एंड कॉपरेशन की बात करते हैं। और रियलिस्ट ट्रेडिशन एक ऐसा स्फेयर होता है जहाँ पर आप बात करते हैं कि पावर जो है वो इम्पोर्टेंट है, और पावर के लिए जो है आप कहते हैं कि सारा स्ट्रगल जो है वो क्या है, पावर के लिए है। तो अब इसकी शुरुआत से अगर हम समझें तो इसके लिए बहुत सारे फिलोसोफर्स आ चुके हैं। और एंशंट फिलोसोफर अगर हम बात करें तो ग्रीक फिलोसोफर जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर आते हैं वो है थ्यूसाइड्स। फिर इटालियन थिंकर निकोलो मैकेवेली, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। उसके बाद जो हमारे ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर है थॉमस हॉब्स, ये भी एक रियलिस्ट कंसिडर किए जाते हैं। मैंने आपको इसका बताया था अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। जीन जैक्स रोसियो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत सारे 20th सेंचुरी जो फिलोसोफर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। उसमें आते हैं E.H. कार्ड, जिसका नाम आपने सुना होगा, जो कि हिस्टोरियन है। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे रियोल न्यूबर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मॉर्गेंथो के बारे में, जिसका नाम हैंस जे मॉर्गेंथो है। और जॉर्ज कैनान के बारे में, रेमंड ऑरन के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। इन्होंने सबने जो है अलग अलग तरीके से आईआर को डिफाइन किया है। एक जो हैंस जे मॉर्गेंथो है, जिसकी इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन जो है स्ट्रगल ऑफ पावर है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि रियलिस्ट ट्रेडिशन, अगर मैं आपको क्रक्स में बताऊं, तो हर चीज़ को जो है पावर के स्फेयर में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम और समझते हैं, क्योंकि हमें इनके प्रिंसिपल्स भी समझने हैं। ठीक है, और हमें इसके अंदर डिवीजन भी समझना है। एक होता है क्लासिकल रियलिस्ट, एक होता है नियो रियलिस्ट। ठीक है, तो वो भी हम समझेंगे किस तरीके से होता है। तो एक जो हमारे पास नियो रियलिस्ट या फिर इसको हम स्ट्रक्चरल रियलिस्ट कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास कुछ नाम आते हैं। ठीक है, जैसे कि केनेथ वॉट्स, ठीक है, स्टेफन क्रास्नर, रॉबर्ट गिल्पिन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है कहीं ना कहीं आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार यानी 1945 ऑन सॉरी 1990s ऑनवर्ड्स जो है ये जो है इमर्ज होकर आते हैं। क्योंकि आपको पता है कोल्ड वार 1945 से लेके 1990s का जो पीरियड था उसमें है। तो उसके बाद स्ट्रक्चरल रियलिस्ट उभर कर आते हैं। ठीक है, और इससे पहले जो है आपको क्लासिकल रियलिस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें दो स्ट्रीम्स होती है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि बेसिकली यहाँ पर जो है न्यू क्लासिकल रियलिस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। न्यू क्लासिकल रियलिस्ट, जैसे कि आपको पता होगा कि क्लासिकल लिबरलिज्म हुआ करता था। ठीक है, आपने पढ़ा है। बाद में जाकर जो है नया तरीके का न्यू लिबरलिज्म इमर्ज होकर आया, ये भी उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। न्यू क्लासिकल रियलिस्ट में आपको फरीद जकरिया और गिडन रोज भी देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो इंटायर कॉन्सेप्ट है ये जो रियलिज्म का, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से पावर के स्फीयर के अकॉर्डिंग एक देश जो है अपने आप को फॉरेन पॉलिसी में एस्टैब्लिश करेगा। तो वही चीज़ हम समझने वाले हैं।
तो समझते हैं। रियलिस्ट थिंकर हमेशा, जैसे कि आपने सुना होगा हॉब्स, लॉक, रूसो क्या बताते हैं कि जो ह्यूमन होता है वो सेल्फिश होता है, रैशनल होता है, ह्यूमन जो है ब्रूटल होता है, नेस्टी होता है, ठीक है, ह्यूमन का निगेटिव नेचर की तरफ वो फोकस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये रियलिस्ट थिंकर्स भी बोलते हैं कि जो ह्यूमन होता है वो कैसा होता है, प्रूडेंट होता है, सेल्फिश होता है, और कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखता है, और यही चीज़ ह्यूमन के इंटरेस्ट के अंदर है। इसलिए वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हर इंसान ईगोइस्टिक है, और इसलिए कहीं ना कहीं बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखेगा, और जो इंसान जितना ज़्यादा पावर जिसके पास रहेगा वही इंसान जो है सक्सेसफुल हो पाएगा इन द इंटरनेशनल रिलेशन, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, एनार्की है, एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी है। तो ये चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं, और ये चीज़ को जो है वो बताने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली स्टेट का काम क्या होना चाहिए कि वो अपने अपने आप को और पावरफुल बनाए। अगर आज हम देखें तो हम अपने आप को, इंडिया को वर्ल्ड फेयर में पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक ग्लोबल पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। हम चाहते हैं कि हमारी प्रोग्रेस हर जगह हो ताकि हम एक ग्लोबल पावर बन सके, और यही चीज़ हर नेशन चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि रियलिस्ट अप्रोच इस बात पे मानती है कि हर इंसान, मतलब हर इंसान सेल्फिश है, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, पावर है, और पावर हमेशा रिलेटिव टर्म्स में डिफाइन होगी, ठीक है। पावर रिलेटिव टर्म्स में डिफाइन होगी, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये ए है, ठीक है, ए के पास कुछ पावर है और बी के पास अगर कुछ पावर है। अगर एक पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, तो वर्ल्ड के अंदर पावर किस तरीके से समझ में आएगी। अगर समझ लीजिए पावर का कोई पैरामीटर है, ठीक है, तो ए के पास इतनी पावर है और बी के पास इतनी पावर है, ठीक है, तो ए की पावर ज़्यादा है। तो ए की पावर ज़्यादा है वो कैसे समझ में आएगा, जब वो बी की पावर से ज़्यादा रहेगी। अगर बी के पास कुछ पावर ही नहीं है तो फिर ए की पावर एग्जिस्ट नहीं करती। समझ रहे हैं आप मेरी बात। मतलब कहने का मतलब ये है कि पावर हमेशा रिलेटिव टर्म्स में एग्जिस्ट करती है, ना कि एब्सोल्यूट टर्म्स में, ठीक है। मतलब कहने का ये है, समझ लीजिए आप घर में रहते हैं, ठीक है, तो घर में आपके पास कुछ अथॉरिटी है करने के लिए। वो अथॉरिटी, आपके भाई को कुछ अथॉरिटी दी गई है, आपको अथॉरिटी कुछ दी गई है, आपके सिबलिंग्स को अथॉरिटी दी गई है। आपकी पावर कितनी है, आपकी पावर रिलेटिव टर्म्स में जो है डिफाइन होगी, एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। रियलिस्ट थिंकर्स क्या मानते हैं, रियलिस्ट थिंकर्स मानते हैं कि स्टेट बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्टेट जो है मेन एक्टर्स है, और बेसिकली हर एक जितनी भी उनकी थ्योरी होती है वो स्टेट सेंट्रिक होती है। वो ये भी मानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट काम स्टेट का क्या है कि वो अपने खुद के इंटरेस्ट को देखे। देखिए, हर इंसान अपने अपने इंटरेस्ट को देखेगा तो डेफिनेटली मतलब ऐसा सोचते हैं ना हम कि हर इंसान खुद के इंटरेस्ट को देखेगा तो अल्टीमेटली जो है सब लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा वैसे ही नेशन के कंटेक्स्ट में होता है, तो नेशन के कंटेक्स्ट में स्टेट का काम है, स्टेट मतलब हाँ किसको रेफर किया जा रहा है, गवर्नमेंट को रेफर किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो है उसका काम है कि वो जो है नेशनल के इंटरेस्ट में देखे, ठीक है, खुद के इंटरेस्ट में नहीं। खुद का इंटरेस्ट क्या होगा नेशन का, स्टेट का, कि वो नेशनल के इंटरेस्ट में देखे। अब नेशन के इंटरेस्ट में जब देखेंगे तो उसका मतलब क्या है, नेशन का इंटरेस्ट में देखने का मतलब है कि पावर के इंटरेस्ट में देखना, ठीक है। तो बेसिकली कभी भी हर इंसान जो अपने पावर के इंटरेस्ट में जो है देखेगा। कैसे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, इंडिया का जब क्या कहते हैं, जब इंडिया ने क्या किया, जब इंडिया ने, हम आपको पता है, टेस्ट किया था अपना फर्स्ट जो है न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी, ठीक है। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में की थी, वो कोल्ड वार के कॉन्टेक्स्ट में की थी, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा जो है ऑफ कोर्स वास्ट नेशन है, बट क्योंकि दूसरे नेशंस जो है धीरे धीरे जो है टेस्टिंग स्टार्ट कर चुके थे, और इंडिया को भी चाहिए था कि नहीं, मुझे भी जो है कहीं ना कहीं पावरफुल बनना है, और इसलिए जो है न्यूक्लियर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे तो दूसरी कंट्रीज जो है हम पे कहीं ना कहीं डोमिनेट हो जाएगी। तो इसलिए जो है न्यूक्लियर टेस्टिंग हमने की। हमें देखकर जो है पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्टिंग की, क्योंकि उनको जो है थ्रेट था कि कहीं ना कहीं हमें जो है नुकसान ना पहुंच जाए। तो बेसिकली हर नेशन अपने अपने इंटरेस्ट को देख रहा था, और इसलिए जो है न्यूक्लियर वेपन जो उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। ये मोस्टली इन द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी हुआ, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हर नेशन अपने अपने इंटरेस्ट को देखता है, और रियलिस्ट यहाँ तक ये बताते हैं कि अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए एक पर्टिकुलर कंट्री यहाँ तक के एक्सटेंट तक जा सकती है कि वो वॉर भी स्टार्ट कर दे। तो बेसिकली कोई भी कंट्री, जैसे कि आप रशिया यूक्रेन का एग्जांपल ले लीजिए, इससे पहले अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जाते हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है कि आप यूएस का एग्जाम्पल ले लीजिए, किस तरीके से उन्होंने अटैक किया। तो कहने का मतलब ये है कि एक कंट्री अपने इंटरेस्ट को जो है कहीं ना कहीं जो है सक्सेसफुली लेजिटिमाइज करने के लिए वो वॉर तक के जा सकती है।
और हर नेशन क्या चाहता है कि अपनी सिक्योरिटी जो है कहीं ना कहीं बढ़ाए, इसे हम सिक्योरिटी डिलेमा भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर यूएस के बीच में जो 1945 से 1990 के बीच में जो कोल्ड वार चल रहा था, जहाँ पर हर कंट्री दोनों में से क्या कोशिश कर रही थी कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या कलेक्ट हो, वेपन्स कलेक्ट हो। तो वो लोग क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर वेपन्स को पाइल अप करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेसिकली हर एक कंट्री अपने आप को क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगी। और उसके मतलब जब अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करेगी, वो क्यों करेगी, ताकि उसको किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। और इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, सेल्फ हेल्प का सिस्टम होता है, मतलब आपका हेल्प आप ही करेंगे, ठीक है। अब चाइना, अब देखिए, अब जैसे पाकिस्तान अभी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, बट कोई उसकी हेल्प करेगा? ठीक है, कंट्रीज हेल्प करती है, बट कहने का मतलब ये है कंट्रीज हेल्प भी करती है तो अक्सर जो है, जैसे कि चाइना हुआ, ठीक है, तो वो क्या करती है, कंट्रीज ऐसी है जो कि क्या कहते हैं, बहुत सारा आपको लोन देती है बट विद हैवी इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है श्रीलंका के साथ भी यही हुआ, ठीक है, अभी आप देखेंगे रिसेंटली। तो क्राइसिस जो है एग्जिस्ट करते हैं कंट्रीज में, और हर कंट्री सेल्फ हेल्प पे डिपेंड करती है, और कोई भी जो है मदद करने नहीं आता इन केस आपको जो है कोई प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो बात अलग है कि एज अ ह्यूमन कॉज, एज अ ह्यूमैनिटी के बदले आप देख सकते हैं कि कहीं पर क्राइसिस हो जाता है तो बहुत सारी कंट्रीज हेल्प करती है विदाउट एनी इंटरेस्ट एंड ऑल, बट वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है। बट अगर नॉर्मल क्राइसिस कोई भी आ गया तो बहुत सारी कंट्रीज जो है हाथ खड़े कर देती है। और यहाँ पर जो है एग्जाम्पल दिया गया है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में। अब आपको पता है जर्मनी, ऑफ कोर्स ही बात है, आपने पूरी हिटलर की कहानी सुनी होगी। सेकेंड वर्ल्ड वार की जो शुरुआत हुई जर्मनी ने करवाई, बट स्टार्टिंग में जर्मनी की जो पोजीशन थी वो मतलब आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो पोजीशन थी वो अच्छी थी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, जब वार स्टार्ट हुआ तो आप देखेंगे जर्मनी और फ्रांस के कंटेक्स्ट में बता रहे हैं, तो जब फ्रांस जो था वो वर्नरेबल था, ठीक है, उसके पास इतनी मिलिट्री पावर नहीं थी। और जर्मनी जो था बेसिकली, अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो है उसके पास पावर्स थी, और फ्रांस जो है वो हार गया, ठीक है। और बेसिकली उसको कोई सपोर्ट भी नहीं मिला, ठीक है, ना ही उसे कोई यूरोपियन कंट्री से सपोर्ट मिला, ना ही यूएस से उसे सपोर्ट मिला। इसलिए और इस वजह से जो है उसको बहुत टाइम तक एक्सप्लॉइट होना पड़ा जर्मनी के हाथों। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पे कोई क्राइसिस आ जाता है तो हम लोग अपने अपने आप को लोनली फाइंड करते हैं, क्योंकि कोई मदद करने नहीं आता। इसलिए जो है स्टेट्स जो है सेल्फ हेल्प के कॉन्सेप्ट पे रिलाई करते हैं। रियलिस्ट ट्रेडिशन का ये भी मानना है कि एथिक्स एंड मॉरलिटी की कोई जगह नहीं होती, एथिक्स एंड मॉरलिटी की जगह नहीं होती एज फार एज पावर मैक्सिमाइजेशन इज कंसर्न। अगर आप इंडिया की पॉलिटिक्स में देखिए तो कोई भी लीडर वोट्स पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी करवा सकता है, प्रोपोगेंडा करवा सकता है, ठीक है। वोट कलेक्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, लिकर सेलिंग होती है, हज़ारों चीज़ें होती है, अगर आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आप अगर पढ़े तो एथिक्स एंड मॉरलिटी की कोई जगह नहीं होती इन द टर्म्स ऑफ पावर मैक्सिमाइजेशन, ऐसा माना रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का है। तो बेसिकली हर एक पर्सन के लिए क्या ज़रूरी है कि वो मिलिट्री स्ट्रेंथ को जो है कलेक्ट करके रखे, ना कि एथिक्स एंड मॉरलिटी की बात करें। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल एरा में ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है मॉरल और एथिकल के बदले में जो है कहीं ना कहीं आपको जो है ना अपने आप अपने पावर को नहीं ध्यान दे रहे हो, ठीक है। पावर सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉरल एंड एथिक्स जो है वो बाद में आते हैं, ऐसा कहना किसका है, रियल स्कॉलर्स का है। वैसा ही बताते हैं मैकियावेली अपनी बुक प्रिंस में। और देखिए मैकियावेली को जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनको बहुत लोग गालियाँ भी देते हैं। निकोलो मैकियावेली जो है वो बताते हैं बुक में, बहुत मतलब रियलिस्ट पॉइंट बताते हैं। वो बताते हैं किंग को मतलब क्या होना चाहिए, मॉरल और एथिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली मॉरल और एथिकल नहीं होना चाहिए, और अपने जो सब्जेक्ट्स हैं मतलब खुद मॉरल एथिकल नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रजा रहेगी ना उसको मॉरल एथिकल बनाना है। क्यों? ताकि उन पे इजीली रूल कर सके। और सेकेंडली जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं तब भी आपको मॉरल और एथिकल होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे जो स्टेट्स है उसको हरा देना है, मतलब सिर्फ खुद का फ़ायदा देखना है। मॉरल और एथनिसिटी की मतलब एथिकल चीज़ों की बात जो है आप नहीं करोगे इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये मैकियावेली, इसलिए इसको रियलिस्ट थिंकर भी कहा जाता है, बट उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। अब अगर मैं आपको बताऊँ इसका ओरिजिन के बारे में, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। थ्यूसिडाइडीज जो है जो कि ग्रीक स्कॉलर, उसके अलावा सुनजू, कौटिल्य इंडिया के कंटेक्स्ट में, और थ्यूसिडाइडीज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है रियलिस्ट माने जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने पेलोपोनेशियन वार को स्टडी किया था। और उन्होंने कहा कि स्टेट्स जो है, स्टेट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, जब कोई भी वॉर होता है अगर आप देखेंगे तो एक कंट्री जो होती है, कंट्री ए कंट्री बी, दोनों के बीच में जो वॉर होता है, क्यों होता है, इसलिए होता है बिकॉज दोनों कंट्री के बीच में जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है।
ठीक है। अब अगर इंडिया और कोई और कंट्री का वॉर हो जाए और अगर छोटी कंट्री रही तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो छोटी कंट्री रहेगी, अगर उसके पास पावर नहीं रहे, ऐसा नहीं कि यूएस से वॉर करने चले, बट कहने का मतलब ये है कि इन टर्म्स ऑफ पावर, तो बेसिकली वो कंट्री क्या करेगी, हार जाएगी, और अगर कोई पावरफुल कंट्री रही तो वो जीत जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो बताते हैं कि सारे जितना भी वॉर होता है तो बेसिकली इट इज़ ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जो स्टेट पावरफुल रहेगा वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहेगा, ज़्यादा सिक्योर रहेगा, और वो हेजेमन बन जाएगा। आज के टाइम पे आप देखिए यूएस ने अपनी हेजेमनी बना ली है, ठीक है। तो यूएस की हेजेमनी को धीरे धीरे सब लोग चैलेंज कर रहे हैं, बट फिर भी जो है यूएस हेजेमनी के रूप में बना हुआ है। तो ये पॉइंट हो जाता है थ्यूसिडाइडीज का। अब हम पढ़ेंगे एंशिएंट चाइनीज स्कॉलर सुनजू का पॉइंट। तो सुनजू का पॉइंट जो कि 2000 ईयर्स पहले रहते हैं, उन्होंने जो है बहुत सारे वॉर्स को स्टडी किया, और सुनजू बताते हैं कि हमें जो है मॉरलिस्टिक नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में हम डील कर रहे हैं, अगर वॉर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ही बात है वॉर में कोई रियलिस्टिक नहीं होता है। जब सामने वाली कंट्री के साथ अटैक होता है तो कोई किसी की जान जा रही है वो नहीं देखता है, सिविलियंस की जान जा रही है वो नहीं देखा जाता है, और अक्सर जो है कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है, बट उसके बावजूद जो है लोग जो है लड़ते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये सुनजू भी जो है इसको डिफाइन करते हैं। और इन द इंडियन कंटेक्स ऑल्सो, कौटिल्य मतलब इंडिया का कंटेक्स में हर चीज़ आप देखेंगे तो बोला जाता है नॉन वायलेंस इस तरीके से, बट कौटिल्य उसके बावजूद क्या बताते हैं, कौटिल्य बताते हैं कि हमें जो है इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्सेप्ट में वो अपने आप को बताते हैं कि स्टेट को क्या कोशिश करना चाहिए कि वो पूरे वर्ल्ड में जो है पावरफुल बन जाए। ऐसा नहीं बोलते हैं वो कि भाईचारा मेंटेन करके रखो, वो कहते हैं पूरे वर्ल्ड में पावरफुल बनने की कोशिश करनी चाहिए। और उनकी थ्योरी कुछ इस तरीके से है, जो वो मंडल थ्योरी देते हैं, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो मंडल थ्योरी में वो बताते हैं कि किस तरीके से एक किंग होता है, ठीक है, विजिक्षु बताते हैं उनको। वो बोलते हैं कि किंग जो है, और किंग और किसको दोस्तों को मिलके अरी से किस तरीके, अरी मतलब जो दुश्मन होता है उससे किस तरीके से लड़ना चाहिए। तो बेसिकली वो बताते हैं कि लड़ने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए। एक तो वो बताते हैं सबसे इम्पोर्टेंट उनके अकॉर्डिंग जो नेबर है वो दुश्मन है। देखिए उस टाइम पे क्या होता था कि कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे कि टेरिटोरियल एक्सपांशन हमेशा से चला आता था, ठीक है। और इसलिए वो कहते थे कि नेबर क्या है, दुश्मन है, ठीक है, मतलब पड़ोसी दुश्मन हो गया। अब पड़ोसी दुश्मन हो गया तो पड़ोसी का जो दुश्मन है वो दोस्त हो गया, इस तरीके से बताया करते थे। और दूसरी चीज बताते थे कि पड़ोसी से तो लड़ना है, और उसके साथ पड़ोसी से लड़ने के बाद जो है कब तक लड़ना है पड़ोसी से, जब तक ये जो है एक जो किंग है वो सर्वभूम ना हो जाए। सर्वभूम मतलब पूरे पृथ्वी पे जो है, ठीक है, पूरी पृथ्वी पे राज करने वाला ना हो जाए। मतलब इंसान को कब तक लड़ते रहना जब तक वो पूरी वर्ल्ड को कॉन्कर ना कर ले। अगर आप मॉरलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो गलत चीज़ लगेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को कॉन्टेक्स्ट करने में कितना ज़्यादा वॉर होगा, ब्लडशेड होगा, सिविलियंस की जान जाएगी, वायलेंस होगा, हेट्रेड फैलेगा, ठीक है। बट ये उनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है, कि ये रियलिस्ट आइडियोलॉजी है कि हर किंग को क्या कोशिश करनी चाहिए कि अपने पावर को मैक्सिमाइज करना है, और कब तक करना है, जब तक वो पूरी पृथ्वी पे कब्जा ना कर ले। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि कितना ज़्यादा जो है रियलिस्ट एम्बिशियस जो है पॉइंट ऑफ व्यू था ऑफ कौटिल्य। हम ये समझ सके उसके बाद जो है लेटर हिस्टोरिकल रियलिस्ट किस तरीके से स्टैब्लिश हुए। अब लेटर हिस्टोरिकल रियलिस्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है मैकियावेली का, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। 16 सेंचुरी के वो स्कॉलर रहते हैं, और वो प्रिंस लिखते हैं, और वो बताते हैं कि किंग का किस तरीके का काम होना चाहिए। वो बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं। वो बोलते हैं कि किंग को लायन जैसा बहादुर होना चाहिए, और फॉक्स यानी लोमड़ी जैसा चतुर होना चाहिए। लोमड़ी तो पता है आपको कैसी होती है, चतुर होती है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, किसी के भी जाल को समझ जाती है, शेर के भी जो है क्या कहते हैं वो आसानी से जो है शेर के भी कब्जे में नहीं आती, ठीक है, भले ही शेर कितना ज़्यादा पावरफुल हो। उसके बाद लायन जो है, लायन कैसा होता है, बिल्कुल शक्तिशाली होता है। तो वैसा किंग को होना चाहिए, मतलब करेजियस भी होना चाहिए और साथ साथ चतुर भी होना चाहिए, और सामने वालों के अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और साथ साथ ब्रूटल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है बेसिकली कि बेसिकली कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मॉरलिटी के चक्कर में जो है कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ों को जो है जाने दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिंस को कैसा होना चाहिए, प्रिंस को ऐसा होना चाहिए कि वो खुद तो नॉर्म्स एंड मॉरलिटी और रिलीजन ना माने, लेकिन लोगों के लिए यूज़ करे, ठीक है। और बेसिकली अपने आप को जो है कहीं ना कहीं पावरफुल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिलीजन को इसलिए यूज़ करे ताकि लोग जो है उसको अपने आप को उसकी तरफ सबमिट कर सके। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि रिलीजन मॉरलिटी एथिक्स क्या है, ठीक है, इट इज़ द काइंडनेस। और जब लोग जो है कहीं ना कहीं किंग की तरफ सबमिशन दिखाएंगे अपना, तो ये जो है किंग के लिए अच्छी बात है। बट किंग जो है, किंग का काम यही है कि रिलीजन मॉरलिटी वगैरह को फॉलो करे। वैसे ही हॉब्स जो है, थॉमस हॉब्स जो कि एक इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर है, वो भी एक रियलिस्ट स्कॉलर है। और वो बताते हैं उनकी बुक में लेविएथन के अंदर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी लेविएथन, आपको पता है ये शुरुआत जो है लिबरलिज्म,
डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। तो 1651 में बताते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है। मैं आपको स्टेट ऑफ नेचर पहले समझा चुकी थी। स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसा टाइम है जहाँ पर जो है एनार्की है, जहाँ पर जो है वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, मतलब जहाँ पर जो है कोई भी इंसान किसी के भी जो है क्या कहते हैं किसी पे भी कुछ भी कर सकता है, जैसे आप मत्स्य न्याय कहते हैं, ठीक है। और कोई किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं रहेगा विदाउट लॉ। तो बेसिकली हॉब्स 3 अजम्पशन बताते हैं। एक तो बताते हैं कि मैन आर इक्वल, सब लोग इक्वल है, ठीक है। दूसरा, मैन इंटरेस्ट इन एनार्की, मैन का इंटरेस्ट होता है एनार्की में, मतलब मैन चाहता है कि क्या कहते हैं कोई हम पे रूल ना करे। तीसरा, वो कंपटीशन डिफरेंस एंड ग्लोरी के थ्रू जो है मोटिवेटेड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान क्या चाहता है, कि हर इंसान ये चाहता है, जैसे कि आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि आपके कॉलेज के कोई प्रिंसिपल ना हो, टीचर्स ना हो, आप पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, आपको कोई कंट्रोल ना करे, आपके पास कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, ऐसा कुछ लोग चाहते हैं, ज़रूरी नहीं सब चाहेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि एनार्की में बिलीव रखना, मैन का इंटरेस्ट होता है एनार्की में। दूसरी चीज़ ये होती है आप कॉम्पिटिशन डिफरेंस इन ग्लोरी, आप सब लोग चाहोगे कि मैं जो है ऊपर रहूँ, मेरे मार्क्स अच्छे आए, मैं जो है अच्छा परफॉर्म करूँ, मैं वेल्दी हो जाऊँ। हर इंसान जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मोटिवेटेड होता है। तो हॉब्स इसलिए बेसिकली बताते हैं कि बेसिकली हॉब्स का कहना है कि सारे मैन जो है अपने आप को इक्वल समझते हैं, ठीक है। और इसलिए वो क्या करेंगे, रिसोर्सेज एंड पावर के लिए कॉम्पीट करेंगे। लेकिन क्योंकि सारे मैन इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते, मतलब हर इंसान एक दूसरे से इक्वल नहीं होता। ऑफ कोर्स ही बात है, देयर इज अ डिफरेंस इन टैलेंट, अपॉर्चुनिटी, लक, आप कह सकते हैं लक इन द सेंस कि आपको जो है क्या फीचर्स मिले हैं, क्या आपकी कैपेबिलिटीज़ है, कुछ इनहेरेंट आपके अंदर स्किल्स हैं, या फिर आपके अंदर जो है आपकी कितनी ऑर्गेन्स मिले हैं आपको, आप कहीं ना कहीं फिजिकली चैलेंज्ड हो या कोई भी चीज़ है। तो बेसिकली जो वीकर मैन रहेंगे वो सबड्यू हो जाएंगे बाय स्ट्रॉन्गर मैन। और इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो बेसिकली इसलिए इस तरीके के स्ट्रगल की वजह से जो मैन की लाइफ हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो मतलब वो बताते हैं कि मैन का नेचर ऐसा है कि मैन जो है कंटिन्यूसली लड़ते ही रहेगा। और इसकी वजह से एनार्कियन ऑर्डर के लिए, एनार्कियल ऑर्डर चाहे वो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बोलो या नेशनल लेवल पे बोलो, उन्होंने यही तो कहा कि स्टेट इसलिए इतना ज़रूरी है कि स्टेट बहुत ज़रूरी है, स्टेट नहीं रहेगा तो सब कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी का भी जो उन्होंने ओरिजिन दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्डर चाहिए जो कि क्या कहीं ना कहीं स्टेबलाइजिंग ला सके, ठीक है, स्टेबलाइजेशन ला सके, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो ये जो सिस्टम ऑफ स्टैब्लिशमेंट की वो बात करते हैं, ये सिस्टम जो है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है रियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है इन द मॉडर्न टाइम्स। तो अब हम समझेंगे क्लासिकल रियलिज्म के बारे में। तो क्लासिकल रियलिज्म बेसिकली क्या मानते हैं, जो क्लासिकल रियलिस्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर पीस बनाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप पीस बनाओगे, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि दुनिया में सब इक्वल रहे, सब अच्छे से रहे, सब खुशी रहे, सब कुछ क्राइम ना हो, सब बहुत अच्छा अच्छा होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है सोचने के लिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्लासिकल रियलिस्ट कहने की मतलब ये है, क्लासिकल रियलिस्ट जैसे कि E.H. कार है, कार्ल वॉन क्लॉसविट्स है, ठीक है, ये सब क्या मानते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में बट इट्स नॉट पॉसिबल, और इसलिए कहीं ना कहीं वॉर होगा। और वो इसलिए ये भी कहते हैं कि जो वॉर होगा, और उसी में समझदारी है कि आप अपने आप को जो है समझ जाइए कि भाई वॉर होने वाला है, और आप अपने आप को कहीं ना कहीं जो है एस्टेब्लिश करिए वॉर में इस तरीके से ताकि आप जो है जीत सके। और इसलिए जो है कार्ल वॉन क्लॉसविट्स बताते हैं कि वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। तो क्लासिकल रियलिस्ट बेसिकली ये मानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वॉर है। अगर आप मतलब ये जो बेसिकली आपने जो उटोपियन अजम्पशंस देके रखे हैं कि नहीं ये नहीं होगा, ये उटोपियन अजम्पशंस को जो है कहीं ना कहीं वो चैलेंज करते हैं, ठीक है। ये लिबरल्स जो है क्या देते हैं, उटोपियन अजम्पशन देते हैं कि नहीं भाई वॉर नहीं करना है, आइडियलिस्ट अप्रोच रखनी है, कॉपरेशन बनाना है। रियलिस्ट जो है वो इसके अपोज में है। अब E.H. कार का अगर हम कंट्रीब्यूशन पढ़ें तो ब्रिटिश हिस्टोरियन और जर्नलिस्ट थे E.H. कार, उन्होंने अपना एक वर्क लिखा था 20 इयर्स क्राइसिस। उन्होंने रियलिज्म और उटोपियनिज्म के बीच में डिफरेंशिएट किया था। तो बेसिकली रियलिज्म, उन्होंने जो रियलिज्म का बेसिस बनाया था वो कौन सी उन्होंने बनाया था, मैकियावेली के आइडियाज़ के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली मैकियावेली के आइडिया पे उन्होंने रियलिज्म का बेसिस बनाया था, उन्होंने उटोपियनिज्म को क्या किया था, चैलेंज किया था।
और उनके कुछ बोलते हैं ना मतलब प्रिंसिपल्स थे, वो आपको बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग वो ये बिलीव करते हैं कि हिस्ट्री में जो है एक सीक्वेंस चला आ रहा है, ठीक है, और हिस्ट्री में जो है कम्प्लीटली एक सीक्वेंस बना आ रहा है कॉज एंड इफेक्ट का। देखिए कुछ भी चीज़ होती है तो उसका एक कॉज होता है, एक इफेक्ट होता है। आज यूएस अगर हम देखें तो हेजिमनी है यूएस की, क्यों है? थोड़ा पीछे जाएंगे तो हम कोल्ड वार एरा को समझेंगे, फिर उसके पीछे जाएंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार को समझेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले देखिए यूएस की पोजीशन कैसी थी, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले देखिए यूएस की पोजीशन कैसी थी। तो जो कंट्रीज बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, वो कहीं ना कहीं जो है बाद में जाकर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो यूएस जो है हेजेमनी में आ गया। तो एक चीज़ जो है वो हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये बताते हैं। और सेकेंडली वो बताते हैं कि थ्योरी थ्योरी से काम नहीं चलेगा। जैसे आपको पढ़ा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस करने चल जाओगे, पॉलिटिक्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और पॉलिटिक्स जो है प्रैक्टिस से आएगी और थ्योरी से नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ वो बिलीव करते हैं। थर्ड थिंग वो बिलीव करते हैं कि पॉलिटिक्स जो है एथिक्स और मॉरलिटी से डिफाइन नहीं है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आज के पॉलिटिकल लीडर्स भी यही बिलीव करते हैं कि वो एथिक्स और मॉरलिटी की बातें ही नहीं करते। वो किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी कास्ट को, किसी भी क्लास को, रिलीजन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ मॉरलिटी, फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, पावर में आने के लिए। यहाँ तक कि बहुत सारे लीडर्स खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं कि हमें इस पार्टी से, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से वोट नहीं चाहिए। तो बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी इंसान किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकता है, यहाँ पर एथिक्स एंड मॉरलिटी की कोई बात नहीं है। सेकेंडली यहाँ पर ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस भी वो यही कहते हैं कि एथिक्स एंड मॉरलिटी के बेसिस पे नहीं चलते भाई, पावर के बेसिस पे चलते हैं। और ईएच कार ये भी बताता है, क्योंकि ये ऐसा टाइम था, मैं आपको बता दूं कि ईएच कार जिस टाइम पे ये बुक लिखते हैं, ठीक है, 20 ईयर्स ऑफ क्राइसिस, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 1919 के अंदर जो है वॉर खत्म हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्टैब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन हुआ। लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिश होने के बाद भी बहुत वार हुए, ठीक है। वो बताते हैं जापान एंड मंचूरिया में वॉर हुआ, इटली ने अटैक किया, और लीग ऑफ नेशन हाथ पे हाथ रख के आराम से बैठा हुआ था, ठीक है। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया। तो बेसिकली वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता कि कोई इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बिठाने से जो है बहुत अच्छे काम हो जाते तो इतने सारे वॉर नहीं होते। इस चीज़ को वो आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं कि ये सब उटोपियन वाली बातें हैं। अगर आप अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देख लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद भी कितने सारे वॉर हुए। यूएस ने इराक पर अटैक किया, वहाँ पर सिविलियंस की जान ली। बहुत सारी कंट्रीज जो है एक दूसरे पर अटैक करते रहती है, और रशिया यूक्रेन अभी आपस में अटैक कर रहे हैं। कितनी कंट्रीज के बीच में वॉर चलते रहता है, कंटिन्यूस वॉर चल रहा है बहुत टाइम से। लेकिन यूएन क्या कर रहा है? आराम से बैठा हुआ है, वो कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो बेसिकली ईएच कार कहते हैं कि ये सब उटोपियन वाली बातें हैं कि वॉर नहीं होना चाहिए, लेकिन वॉर इज इनएविटेबल, वॉर होगा। वॉर के बिना जो है दुनिया नहीं चल सकती, बिकॉज एवरीथिंग इज द स्ट्रगल फॉर पावर। तो ईएच कार जो है एक बहुत ज़्यादा रियलिस्ट है। फिर मॉर्गेंथो के बारे में समझते हैं। मॉर्गेंथो डेफिनेटली एक बहुत रियलिस्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रियलिस्ट आप इनको कह सकते हैं। उन्होंने अपनी बुक में लिखा था पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। उन्होंने बताया था कि बेसिकली जो उन्होंने डिफाइन ही किस तरीके से किया इंटरनेशनल रिलेशंस को, उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, इट इज़ दी स्ट्रगल फॉर पावर। तो बहुत ज़्यादा उनका जो फंडामेंटल यही है कि भाई पावर के लिए सब कुछ है। तो मॉर्गेंथो के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। उन्होंने साइंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। अब ये साइंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होता है? तो उनका बेसिक आइडिया ये था कि हर चीज़ को, जैसे कि उस टाइम पे ग्रोथ हो रहा था, मैंने आपको बताया, उस टाइम पे बिहेवियरलिज्म का, साइंटिफिक चीज़ों का, हर चीज़ में, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर जगह साइंटिफिक टूल्स का, ऑब्जेक्टिविटी का, एम्पिरिसिज्म का ग्रोथ हो रहा था। इसलिए मॉर्गेंथो ने कहा कि कोई भी थ्योरी जो होती है ना, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सिर्फ कहानियाँ बना दी मन से, ऐसी नहीं होना चाहिए। वो थ्योरी कैसी होना चाहिए? नेचुरल साइंस पे बेस्ड होना चाहिए। मतलब ये है कि ऐसे जितनी भी चीज़ें आप लेंगे ना एजम्पशन में, वो आप एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन करके लेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँगी कि वॉर इज़ इनएविटेबल, तो मैं आपको जो है स्टैटिस्टिक्स बताऊंगी कि इस कंट्री के बीच में इतना वॉर हुआ, इस कंट्री के बीच में इतना वॉर हुआ। तो फैक्ट्स पे बेस होना चाहिए चीज़ें, ऑब्जेक्टिविटी पे बेस होना चाहिए, साइंस पे बेस होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उठा के बोल दिया और यह जो है आपकी थ्योरी बन गई। तो बेसिकली उन्होंने जो भी आइडियाज़ दिए थे वो सब फैक्ट्स पे बेस दिए थे, और सारी चीज़ें जो थी उनकी ऑब्जेक्टिव थी। ऑब्जेक्टिव लॉस एंड रियलिटी उन्होंने दी थी इंटरनेशनल रिलेशंस की, और उन्होंने साइंटिफिक मेथड पे जो है काम किया था। इसलिए उनका वर्क जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अभी हम आगे चल के उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली वो भी ऑफ कोर्स की बात एक रियलिस्ट थे, और वो बैलेंस ऑफ पावर की बात करते थे। बैलेंस ऑफ पावर मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि अगर देखेंगे कोल्ड वार एरा के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है यहाँ पर यूएस जो है वॉर, मतलब यूएस क्या कर रहा है, कंपाइलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कर रहा है। यहाँ पर भी यूएसएसआर क्या कर रहा है, कंपाइलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर बने रहे। अगर आप समझिए कि दोनों में से एक कंट्री के पास अगर थोड़ा कम पावर होता,
ठीक है। तो हो सकता था एक कंट्री के मन में आता चलो मैं इसको हरा देता हूँ, बट दोनों कंट्री को पता था कि दोनों कंट्री के पास इतना पावर है कि दोनों कंट्री अगर एक दूसरे पर अटैक करेगी तो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो सकता है, इसलिए दोनों कंट्री एक दूसरे पर अटैक नहीं करती है। ठीक है। तो ये कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर को। ठीक है। और वो जो है कम्प्लीटली जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे कि हम बोलते हैं ना आइडिया वसुधैव कुटुंबकम, या फिर हम आइडिया कहते हैं कि भाई सारे नेशंस मिलके जो है आपस में जो है सिक्योर है, एक दूसरे की सिक्योरिटी का ध्यान देंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब सबको अपनी अपनी सिक्योरिटी देखना है। ठीक है। मतलब आपसी में दोस्त बन सकते हैं, बेसिकली दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं अपने खुद वॉर में कुछ वेपन्स नहीं बनाओगे और सामने वाले पे डिपेंड बैठे रहोगे, पता चला लास्ट टाइम पे उसने आपको धोखा दे दिया। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं वो बताते हैं कि हर ह्यूमन क्या है, सेल्फिश है। ठीक है। और इम्परफेक्ट है। ये मैकेवेली का जो आइडिया उन्होंने उसको लिया और बताया कि ह्यूमन इम्परफेक्ट है और इसलिए वर्ल्ड भी जो है इम्परफेक्ट है, और आपको ज़रूरी है कि आप जो है पावर के लिए लड़ाई लड़े, और पावर के लिए आपको वॉर की ज़रूरत पड़ी तो आप वॉर भी करिए, और आप अपनी सिक्योरिटी के लिए चीज़ों को मेंटेन करके रखिए। और यही फॉरेन पॉलिसी जो है यूएसए ने भी अपनाई, और यही चीज़ आपको अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में दिखेगी। तो इनकी अगर हम प्रिंसिपल्स को समझे, 6 प्रिंसिपल्स को, तो पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल वो बताने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ऑब्जेक्टिव लॉज से गवर्न होता है। हम कहते हैं ना कि मतलब पॉलिटिक्स में बोलते हैं ना कुछ षड्यंत्र होते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो यूनिवर्सल है। ठीक है। और अनचेंजिंग है। मतलब अगर आप उसको समझ जाए तो आप जो है उसको समझने के बाद जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे लॉज होते हैं, रैशनल लॉज, जिस पे जो है इंटायर पॉलिटिक्स बेस्ड है, और इसी वजह से जो है ये सारे लॉज जो है अगर आप समझ ले तो आप जो है इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो लॉस है ये सब ह्यूमन ह्यूमन इंटरेस्ट पे, ह्यूमन नेचर पे, ह्यूमन रिलेशन पे बेस्ड है। और ह्यूमन नेचर तो चेंज नहीं होने वाला है। ह्यूमन नेचर चेंज नहीं होने वाला है, मतलब अगर ह्यूमन बीइंग को हमने बोल दिया कि सेल्फिश है, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग सेल्फिश से सेल्फलेस तो नहीं हो जाएगा। अगर हमने ह्यूमन को बोल दिया कि वो कॉपरेशन करता है, तो ह्यूमन बीइंग जो है अनकॉपरेटिव तो नहीं हो जाएगा। इन जनरल जो है ह्यूमन नेचर को डिफाइन किया गया है। सेकंड जो है इंटरेस्ट, तो हर चीज़ का मतलब हर एक पर्टिकुलरली जो रियलिस्ट ट्रेडिशन है सबसे इम्पोर्टेंटली वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट मतलब नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही हर इंसान जो है पॉलिटिक्स करेगा। तो दोनों चीज़ें, पावर और इंटरेस्ट, दोनों इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, इंडिया का इंटरेस्ट अगर कुछ है तो उसको, इंडिया के इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए इंडिया किसी भी हद तक जा सकता है। वैसे ही कोई और कंट्री का इंटरेस्ट है तो उसको सिक्योर करने के लिए वो किसी भी हद तक के जा सकता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट एंड पावर। तो दो चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट से ही जो है इंटायर फॉरेन पॉलिसी जो है फ्रेम आउट होगी। ठीक है। जैसे कि इंडिया को अगर मदद करनी है किसी कंट्री को तो वो करेगा, नहीं करनी है तो उसको नहीं करेगा, उसमें वो अपना खुद का इंटरेस्ट देखेगा। ठीक है। इंटरेस्ट देखेगा मतलब देखिए इंडिया जो है पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन इंडिया ऑन द अदर हैंड टर्की की मदद करता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एक पर्टिकुलरली कंट्री जो है वो किस कंट्री की मदद कर रही है, किस कंट्री की मदद नहीं कर रही है, उसमें भी जो है उसका इंटरेस्ट है। और हर एक कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा अपने इंटरेस्ट को जो है बढ़ावा देने की कोशिश करती है थ्रू पावर मैक्सिमाइजेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है रियलिज्म का वो है पावर। अब भाई पावर तो है, लेकिन पावर क्या होता है? अब पावर क्या होता है अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, तो पावर मतलब ये होता है कि कितना इंसान कि कौन, मतलब बहुत ध्यान से आप समझना, मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको, कौन सा नेशन अपना कितना नेशनल इंटरेस्ट पूरा कर पाता है, ये होता है पावर। समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको जो है एक पर्टिकुलर नेशन दिया गया है। ठीक है। नेशन ए देख लीजिए और नेशन बी देख लीजिए। पावर समझ लीजिए किसी चीज़ को चलाने का कोई अगर समझ लीजिए आप मशीन है, ठीक है, इसके पास 100 यूनिट पावर है, ऐसा होता नहीं है, मतलब आपको बता रही हूँ मैं एक एग्जांपल देखिए, इसके पास 100 यूनिट पावर है, तो ये अपना कितना काम करवा सकता है, ये करवा सकता है अपना 100 यूनिट का काम करवा सकता है। इसके पास 50 यूनिट ही पावर है, तो ये 50 यूनिट ही काम करवा सकता है। तो बेसिकली इसलिए जो है पर्टिकुलरली हर नेशन की पावर डिफरेंट है, और जितना उसके पास पावर रहेगा वो उतना अपना नेशनल इंटरेस्ट पूरा करेगा। ये होता है पावर। अब पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम समझते हैं। आपको कोई भी पूछेगा आपसे आके यूएस ज़्यादा पावरफुल है या इंडिया, आप एक सेकंड में बोल दोगे यूएस। क्यों यूएस पावरफुल है? भले यूएस इतना छोटा सा और इंडिया कितनी बड़ी, तो बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो वो पावर बताते हैं किस तरीके से, मॉर्गेंथो बताते हैं पावर इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज तो यूएस के पास इतनी है नहीं, अफ्रीका के पास कितनी है, लेकिन उसकी पावर है नहीं है। कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये बहुत है किसके पास, यूएस के पास।
मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ देखिए यूएस के पास बहुत है। ज्योग्राफी एंड लोकेशन की बात करें तो यूएस की लोकेशन कुछ इतनी खास नहीं है, बट उसके बावजूद उसकी पावर है। साइज ऑफ पॉपुलेशन में तो इंडिया सबसे ज़्यादा आगे है, चाइना से भी ज़्यादा, फिर भी उसकी पावर इतनी नहीं है। नेशनल कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, मतलब वहाँ की जो लीडरशिप भी अच्छी होनी चाहिए। डिप्लोमेटिक एबिलिटीज़, मतलब वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसकी जो है, मतलब पर्टिकुलरली जो लीडर होता है उसकी डिप्लोमेटिक एबिलिटीज़ भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है पावर का कॉन्टेक्स्ट है, तो जिसके पास जितनी पावर रहेगी वो अपना उतना ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट जो है पूरा कर पाएगा। चौथा पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल रियलिज्म में कभी भी मॉरलिटी की नहीं बात होती है, ठीक है। ये बात अगेन जो है यहाँ पर रीइंफोर्स की जा रही है कि इंटरनेशनल सिस्टम में कभी भी जो है बात नहीं की जाती अबाउट मॉरलिटी। मतलब इंसान इंसान की बात है तो इंसान मॉरलिटी की बात करता है। देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप अगर ये समझ गए तो आप बहुत सारी चीज़ें दुनिया की समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाली चीज़ है। एक इंसान के लिए जो एक इंसान पर्टिकुलरली मरता है, ठीक है, आर्मी में जाकर, ठीक है, शहीद कहलाता है और उसको जो है हार पहनाया जाता है, वो दूसरी कंट्री के लिए टेररिस्ट होता है, ठीक है। यही रियलिटी है, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तान से ट्रेटर आता है, इंडिया में अटैक करता है और क्या कहते हैं उसकी जान चली जाती है, तो हम क्या कहेंगे, टेररिस्ट किल्ड। और ये वहाँ पर क्या आएगा कि वो शहीद हुआ, ठीक है। सिमिलरली विद इंडिया, अगर इंडिया का कोई पर्सन आर्मी है, यहाँ से इंडिया में जाके पाकिस्तान में अटैक करता है, पाकिस्तान में वो मारा जाता है, हम क्या कहेंगे, शहीद हो गया, ठीक है। और वो क्या कहेंगे कि टेररिस्ट इज किल्ड। तो बेसिकली आइडिया यही है, आप कोई भी कंट्री ले लीजिए कि एक जगह का एक इंसान जो है पर्टिकुलरली आर्मी मैन भी जो होता है, एक कंट्री के लिए टेररिस्ट कहलाएगा, एक कंट्री के लिए क्या कहलाएगा, शहीद कहलाएगा। तो इसमें कोई भी जो है शक वाली बात नहीं है कि आप जो है कोई भी चीज़ जो होती है रिलेटिव होती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिविजुअल्स को जो है मॉरलिटी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन नेशन स्टेट्स जो होते हैं, नेशन स्टेट्स अपने खुद के बारे में सोचते हैं, वो अपनी कभी मॉरलिटी के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। वो अपने खुद के क्रूल नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब सोचिए ना आप, अगर कोई कंट्री अगर हम बोल रहे हैं कि दूसरी कंट्री पे हम अटैक करेंगे, उन्हें जो है सबक सिखाएंगे, तो हम कभी उनके सिविलियंस के बारे में सोच रहे हैं? कभी कहीं हम उनके जो वीमेन है, उनके बच्चे हैं, जो उनके घर है, परिवार है, आर्मी मैन है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे। तो हर इंसान अपने नेशनल इंटरेस्ट को सोचता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी जो है हम कभी भी जो है मॉरलिटी के बेसिस पे जो है पॉलिटिकल रियलिज्म, मतलब कहते हैं ना एक कहावत चलती है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो कहने का मतलब ये है कि लव का तो नहीं पता, बट वॉर के अंदर जो है ऐसा बताया जा रहा है कि एवरीथिंग इज फेयर। ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मॉर्गेंथो का है, ऐसा बाकी सबका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मॉरलिटी हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। अब बात करते हैं एक और चीज़ की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये तो हो गया, उसके बाद जो है एक और चीज़, एक और पॉइंट पे जो है मॉरलिटी की बात हो रही है। कहने का मतलब ये है कि मॉरलिटी की बात हो रही है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई यूनिवर्सल मॉरल लॉस नहीं होते हैं। जैसे कि आप कहेंगे ना कि यूनिवर्सल मॉरल लॉस कुछ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि किसी की जान नहीं लेना चाहिए, किसी के साथ रेप नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ये नहीं वो नहीं। अगर आप यूनिवर्सल कंटेक्स्ट में देखेंगे किसी चीज़ को, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, अगर आपने पैलेस्टीन के बारे में सुना है, आपने जो है बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है वर्ल्ड की जहाँ पर क्या क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप आज के रशिया यूक्रेन वार को एनालाइज करें तो कितनी सारी वीमेन जो है उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है, बाय आर्मी मैन। तो आप उस वॉर को स्टडी करिए तो आपको रियलाइज होगा कि कितना जो वॉर के विक्टिम्स होते हैं ना, उनके साथ क्या क्या नहीं किया जाता, ठीक है, उनके साथ क्या क्या नहीं किया जाता। चिल्ड्रंस आर किल्ड, वीमेन आर रेप्ड एंड मेंस आर किल्ड, एंड बहुत सारी चीज़ें जो है उनको विक्टिम बना दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है और बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली यहाँ तक कि ये बता रहे हैं कि कोई यूनिवर्सल मॉरल लॉस नहीं होते इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जब बेसिकली अगर कोई भी नेशन स्टेट अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, दैट्स व्हाट ही इज एम्फसाइजिंग अपॉन। कहने का मतलब वो ये नहीं बोल रहे कि क्राइम कर सकता है, बट उनका कहने का मतलब यही है कि कोई यूनिवर्सल मॉरल लॉस नहीं होते इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मतलब ये सही और गलत का कोई, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया, कि सही और गलत का कोई जो है पैरामीटर नहीं रहेगा इन द इंटरनेशनल रिलेशनशिप। दूसरी चीज़ पॉलिटिकल रियलिज्म जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट है कि बेसिकली पॉलिटिकल रियलिज्म जो है, क्योंकि पॉलिटिकल स्फेयर से अलग है, ठीक है, पॉलिटिकल स्फेयर से अलग है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे
कि हम जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं पॉलिटिकल लीडर से? रैशनैलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, एथिक्स एक्सपेक्ट करते हैं। बट इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पर भी आपको जो है आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखेगी। आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे हमेशा पावर, रैशनैलिटी और नेशनल इंटरेस्ट की बातें दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब 1960s और 1970s के टाइम पे क्लासिकल रियलिज्म को जो है तोड़ दिया गया, ठीक है, और इसको बताया गया कि बहुत ख़राब है, और उसके अलावा जो है बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें इसको चैलेंज करती हैं। बाद में जाकर कौन कौन इसको चैलेंज करता है? पहला चीज़ इसको चैलेंज करते हैं बिहेवियरलिस्ट। तो बिहेवियरलिस्ट इसको चैलेंज करते हैं कि जो रियलिज्म है ये कोई सिंगल थ्योरी नहीं है। मतलब बेसिकली बिहेवियरलिस्ट हर चीज़ को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो इसमें कोई थ्योरी नहीं है जिसको आप टेस्टिफाई कर सको, इसलिए गलत है, इसको बताते हैं। दूसरी चीज़ दूसरे स्कॉलर्स बताते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे जो है गलतियाँ हैं, मतलब इसमें बैलेंस ऑफ पावर के बारे में बात की गई है, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात की गई है। ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में जो है ओपिनियन जो है इसके गलत है। थर्ड थिंग वो बताते हैं कि बेसिकली ये जो है अपने आप को एज अ फैक्चुअल डिसिप्लिन स्टैब्लिश नहीं कर पाया है, और बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स भी नहीं दे पाया है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, मिलिट्री आर्म्स के बारे में, वेपन्स के बारे में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, रियलिस्ट स्कॉलर सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई हमें पावर चाहिए, पावर चाहिए। कितनी पावर चाहिए भाई? जिसको जितनी पावर मिलते जाए वो इंसान को सफिशिएंट लगती है क्या नहीं लगती, और कितनी पावर चाहिए वो जो है वो नहीं बता रहे। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी डिलेमा है, ठीक है। सिक्योरिटी डिलेमा मतलब आपके पास कितने भी पावर हो जाए, सामने वाला भी पावरफुल होते जा रहा है, आप भी पावरफुल होते जा रहे हैं, ये जो मोह है ये चलते रहेगा, सब मोह माया है। आप जो है सोचते रहेंगे पावरफुल पावरफुल, सामने वाला पावरफुल पावरफुल, और क्या कहते हैं, ये कॉम्पिटिशन स्ट्रगल कभी एंड होगा नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ जो है क्या कहते हैं, ये भी इसको चैलेंज करती है। और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट ये भी क्लेम जो है मॉर्गेंतो का रिजेक्ट करते हैं कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है। वो कहते हैं कि बेसिकली ऑफ कोर्स ये बात है कि ह्यूमन नेचर थोड़ा सेल्फिश हो सकता है, बट ह्यूमन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या? ह्यूमैनिटी है, काइंडनेस है, लव है। हर इंसान जो ह्यूमन पैदा होता है वो कहीं ना कहीं एक काइंड हार्ट के साथ पैदा होता है, बाद में जाकर वो अफेक्ट होता है, अफ्लिक्ट होता है। बट कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन नेचर इज नॉट नेसेसरीली सेल्फिश। उसके बाद हम बात करते हैं जे एन टिकनर की। तो जे एन टिकनर जो है वो भी जो है क्रिटिसाइज करती है, एक फेमिनिस्ट है वो, और वो बोलती है कि कहीं ना कहीं आप मस्कुलाइन पावर के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ क्या हो रही है, वॉर के बारे में, मैस्कुलिनिटी के बारे में बात हो रही है। ये सब वीमेन के एट्रीब्यूट नहीं समझे जाते थे टिल 1958 जब ये बुक्स पब्लिश हो रही थी। मैं आपको उस टाइम की बात बता रही हूँ। अब तो वीमेन भी आर्मी में जा रही है, बट कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जेंडर बायस्ड है, ऐसा वो चैलेंज करती है इसको। और वो बताती है कि मॉर्गेंटो की जो थ्योरी है ये जो है जेंडर बायस्ड है, ठीक है। और वो ये बताती है कि एक जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के अंदर सिर्फ ये बोला जा रहा है कि ह्यूमन सेल्फ सेंट्रिक है, ये सब चीज़ें, इसमें वीमेन का नेचर कहीं ना कहीं अवॉइड किया जा रहा है। वीमेन थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट सेंटर्ड होती है, आपको पता होगा। दे आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड एज कम्पेयर टू मैन। वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा पार्शल है अबाउट वीमेन, क्योंकि वो फेमिनिन एट्रीब्यूट्स को नहीं कंसिडर कर रही है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ये कौन कह रही थी? फेमिनिस्ट स्कॉलर जे एन टिकनर। ठीक है, तो यहाँ तक है आपको आई थिंक क्लियर है, और इसलिए जो है क्या कहते हैं जे एन टिकनर जो है इसको क्रिटिसाइज करती है। और वो ये भी बोलती है कि मॉर्गन तो बस ये चाहते हैं कि ऐसे मैन चाहिए पॉलिटिक्स में जो कि सिर्फ लड़ते रहे, प्रूडेंट रहे, ना कि मॉरल ना रहे, ठीक है। मॉरलिटी को उनकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, एथिकल डायमेंशंस की बात नहीं कर रहे हैं। मॉरलिटी और मॉरलिटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और वो बताती है कि विमेन जो है बहुत ज़्यादा मॉरलिटी की बात करती है, और आप सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं प्रूडेंस की, बहादुरी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है कोई जगह नहीं है अबाउट वॉट, अबाउट दी पीस। विमेन को जिस तरीके से सेक्रीफाइस के लिए देखा जाता है, विमेन को एज अ सॉफ्ट विमेन देखा जाता है, विमेन को हर सेंस में अगर आप देखें तो कैसा देखा जाता है, विमेन को हॉस्पिटेबल देखा जाता है। तो वो सारी चीज़ों का आप निगलेक्ट कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? जे एन टिकनर कह रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेसिकली वो उसको क्रिटिसाइज करती है। ये कहती है कि पैट्रियार्कल पर्सपेक्टिव है ये इंटरनेशनल रिलेशन को समझने का, इसमें विमेन के बारे में बात नहीं की गई है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन है। अब यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, मैं आपको वही समझा रही थी कि टिकनर ने ऐसा क्यों बताया। टिकनर जो है बेसिकली टिकनर का एजम्पशन ऐसा क्यों था, क्योंकि वो बताती है कि विमेन जो है, विमेन बहुत सारी चीज़ों में जो है एक्सेल करती है, जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, सॉफ्ट स्टडीज़ एरिया जो अक्सर माने जाते हैं ना कि विमेन के लिए, जैसे कि विमेन अगर आर्मी में लड़ने के लिए जाए तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि भाई ये विमेन का काम है, बिकॉज इट इज़ नॉट द वर्क फॉर विमेन।
ठीक है। तो ये हमेशा से चला आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि अभी अभी कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये हमेशा से चला आ रहा है कि जो फोर्स का यूज़ है वो विमेन नहीं कर सकती। ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके का जो ये जो हमेशा से जो है, अभी अभी ऐसा हुआ है रिसेंटली, आप देखेंगे कि हाँ, विमेन आर गेटिंग विमेन आर गेटिंग अ चांस टू गो इनटू मिलिट्री। बट कहने का मतलब ये है कि पहले से ये डिसाइडेड था कि सॉफ्ट स्ट्रीम्स जो है वो विमेन के लिए है, हार्ड स्ट्रीम्स जो है वो मैन के लिए है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं इसलिए इसी कंसर्न को लेकर जो है टिकनर क्या है, अल्दो शी इज अ फेमिनिस्ट, ठीक है, वो फेमिनिस्ट क्या होते हैं, मैन एंड वीमेन के बीच में इक्वालिटी की बात करते हैं। बट अल्दो बीइंग अ फेमिनिस्ट वो क्या प्रेफर कर रही है कि विमेन क्या होती है, विमेन सॉफ्ट एरियाज में काम करनी चाहिए, और ये जो आपने चीज़ें बताई है ये मैन मस्कुलिनिटी पे बेस्ड है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म, या जिसको आप न्यू रियलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले क्या समझा, क्लासिकल रियलिज्म समझा, अब हम न्यू रियलिज्म समझ रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का रियलिज्म का ही पार्ट है, स्ट्रीम है। न्यू रियलिज्म क्या समझता है, न्यू रियलिज्म के अकॉर्डिंग जितना भी स्टेट होता है वो स्ट्रक्चर से डिराइव होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर से डिराइव होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर यानी अथॉरिटी, गवर्नमेंट। मतलब जैसे कि जो क्लासिकल रियलिस्ट थे वो किस पे फोकस कर रहे थे, पावर पे, इंटरेस्ट पे। और ये किस पे फोकस कर रहे हैं, स्टेट पे, स्टेटिज्म पे फोकस कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट पे। हर एक गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, फंक्शन करती है, वो चीज़ पे जो है डिपेंड कर रहे हैं कि किस तरीके से वो पावर को अक्यूमुलेट कर पाएगी। अभी हम आगे समझेंगे तो आपको क्लियर होगा, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो स्कॉलर है, वैसे तो बहुत सारे हैं बट प्रोमिनेंट जो है वो कैनेथ एंड वॉल्ट्स हैं। तो कैनेथ एंड वॉल्ट्स की हम थ्योरी को समझेंगे। उन्होंने जो है एक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सजेस्ट की थी 1979 में। तो इसमें उन्होंने क्या बताया था कि नियो रियलिज्म के बारे में उन्होंने बताया था। ये जो ग्रोथ हो रहा है, जिसको मैंने आपको बोला ही पहले ही कि नियो रियलिज्म आप कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल रियलिज्म कह सकते हैं, ठीक है, दोनों भी तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरीके से जो स्टेट है, स्टेट जो है वो किस तरीके से एक्ट करेगा, जिस तरीके से उसका पर्टिकुलरली उसके ऊपर जिस तरीके से प्रेशराइज किया जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, दो चीज़ें आपको समझनी है ध्यान से। तो दो चीज़ें क्या होती है मैं आपको समझा देती हूँ। एक होती है सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, एक होती है सेंट्रल अथॉरिटी। तो अकॉर्डिंग टू मैं दोनों चीज़ समझाऊंगी। एक होती है सेंट्रल अथॉरिटी, समझ लीजिए इंडिया के केस में। तो इंडिया के केस में क्या होता है कि अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और कोई स्टेट जो है ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहा है, मैं ऊंचा हूँ, मैं ऊपर हूँ, मैं है ना ऐसा हूँ ऐसा हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया में आप देखेंगे ना एक लेवल बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि मतलब जो पुअर स्टेट्स है उनको थोड़ा सब्सिडाइज दिया जाता है, सब्सिडीज दी जाती है। और यहाँ पर जो है थोड़े रिच स्टेट से जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप देख सकते हैं थोड़ा अलग बिहेवियर किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है वो पावर पे चेक करती है सारे स्टेट्स की, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे लेकिन एग्जिस्ट नहीं करती, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी तरीके की इस तरीके की सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो जहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है वहाँ पर क्या हो जाता है, हायरकी क्रिएट हो जाती है। हायरकी क्रिएट हो जाती है मतलब फिर क्या होगा कि जो इंसान ज़्यादा पावरफुल रहेगा वही जो है सुप्रीम रहेगा। तो हायरकी जो है, आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं आपको बता दूँ कि इन द वर्ल्ड लेवल में क्या है, हायरकी है। अब वो कैसी हायरकी है, जो इंसान मतलब किसी ने हायरकी बनाई नहीं है, जो इंसान समझ लीजिए यूएस पावरफुल है, फर्स्ट नंबर पे आएगा। उसके बाद मैं बता रही हूँ ऐसा कोई नंबर भी डिसाइडेड नहीं है बट कहने का मतलब यूएस आएगा, सेकंड नंबर पे चाइना आएगा। ठीक है, तो जो जितना पावरफुल होते जाएगा वो जो है उस तरीके से हायरकी बनते जाएगी। अगर एक इंसान पावरफुल हो गया बाकी सब पावरफुल नहीं है तो वर्ल्ड का स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, यूनिपोलर बन जाएगा। जैसे कि 1990s के जब एंड हुआ तो यूनिपोलर स्ट्रक्चर था, ठीक है, अब थोड़ा सा मल्टीपोलर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके पहले कैसा था, बाइपोलर था। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम देखेंगे कि वर्ल्ड का स्ट्रक्चर कैसे डिपेंड करेगा, जब सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रही तो हायरकी पे डिपेंड करेगा। और हायरकी कैसे फॉर्म होगी कि कौन सा स्टेट कितना पावरफुल है। अब स्टेट पावरफुल होने के लिए उसके पास दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बेसिकली वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा ले, ठीक है, अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा ले। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमी बढ़ती है तो डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। इकोनॉमी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन मैंने आपको बताया बहुत है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन हम बन चुके हैं, लेकिन जब तक हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी जब तक कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इंक्रीजिंग आर ओन अलायंस। मतलब इंडिया जितने अच्छे कनेक्शन अपने दोस्तों के साथ बना कर रखेगा, जैसे सार्क में, आसियान में, यहाँ वहाँ। ठीक है, जैसे ईयू के पास बहुत अच्छा नेटवर्क है। ठीक है, ईयू इतना ज़्यादा जो है आप देखेंगे छोटे छोटे कंट्रीज है, ठीक है, लेकिन कोई उससे पंगा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, बिकॉज ईयू कंबाइंड अगर हम उनकी इकोनॉमी देखें तो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ईयू की जो है इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी है कि कोई उनसे पंगा नहीं ले सकता। वैसे इंडिया भी अगर क्या कहते हैं
इस तरीके का अलायंस फॉर्म करता है जिसमें उसकी इकोनॉमी जो है स्ट्रांग हो जाए, तो इंडिया से भी कोई पंगा नहीं लेगा। ठीक है, वैसे इंडिया से कोई पंगा भी लेता नहीं है बिकॉज इंडिया जो है थोड़ा सा न्यूट्रल है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि सामने वाले का भी आप अलायंस तोड़ सकते हो, बोलते हैं ना दूसरों के घर में आग लगाना, तो वैसे ही कहते हैं श्रिंकिंग वंस अपोजिशन। मतलब अगर आपका कोई अपोजिशन है तो उसके साथ उसके उसके टाइज को तोड़ो, ये भी जो है एक तरीका है। तो अकॉर्डिंग टू वाल्स दो तरीके से स्टेट अपना मीन्स अचीव कर सकता है, खुद को पावरफुल बनाए, और दूसरा जो है मतलब एक तो खुद को पावरफुल बनाने में एक तरीका ये होता है, दूसरा दूसरों की हेल्प लेके खुद पावरफुल बने, यानी अलायंस को अपने मजबूत करे या फिर दूसरों के अलायंस को तोड़ दे। आई होप यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। तो इस चैप्टर में हमने क्या समझा? इस चैप्टर में हमने ये समझा कि रियलिस्ट के बारे में हमने समझा, रियलिस्ट के बारे में समझा, और रियलिस्ट किस पे बिलीव करते हैं? वो बिलीव करते हैं अबाउट साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पे बिलीव करते हैं, वो मॉरलिटी की बात नहीं करते। उनका मेन कंसर्न जो होता है पावर, सिक्योरिटी, एनार्की, ये सब होता है। उनके अंदर जो है कोई भी तरीके का एथिक्स और मॉरलिटी की बातें नहीं होती है। रिकैप में मैं आपको बता दूं तो इसमें एंशिएंट टाइम्स में जो स्कॉलर थे थ्यूसिडाइड्स, कॉटिलिया एंड सुन त्सू, और प्रेजेंट टाइम्स मैंने आपको बताया था मैकेवली, हॉब्स, कंटेम्प्रेरी तो नहीं कह सकते बट हाँ 15-16 सेंचुरी में मैकेवली, हॉब्स, ठीक है, ये सब जो थे इसके स्कॉलर्स थे। और अभी रिसेंट टाइम्स में भी हमने इसके स्कॉलर्स पढ़े, जैसे कि मॉर्गेंथो, वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्कॉलर, और उसके बाद हमने उसके क्रिटिक पढ़े, फेमिनिस्ट क्रिटिक पढ़ा, और उसके बाद हमने ये समझा कि किस तरीके के रियलिस्ट होते हैं। एक होते हैं क्लासिकल रियलिस्ट, एक होते हैं न्यू रियलिस्ट, ठीक है, जिसको हम स्ट्रक्चरल रियलिस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ तक कि आपको आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप करके बता सकते हैं, आई सॉल्व योर डाउट्स। और वन मोर थिंग, मैंने मेंबरशिप अनाउंस की है, अगर आप मेंबरशिप के बारे में और जानना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप डिटेल्स में जान सकते हैं। और मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जो है प्रॉपर नोट्स और साथ सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाएगी। और अभी जो है हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं शॉर्ट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेलुएट रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस विद रेफरेंस टू कैन्स वाल्स थ्योरी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो रियलिस्ट देते हैं, ठीक है, रियलिस्ट देते हैं, उसको हमें इवैल्यूएट करना है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, मतलब रियलिस्ट थ्योरी जो है उसको आपको लिखना है। रियलिस्ट थ्योरी में आप किसकी थ्योरी लिखेंगे? मॉर्गेंथो की थ्योरी लिख सकते हैं आप, कॉटेले की थ्योरी लिख सकते हैं आप, हॉब्स की थ्योरी लिख सकते हैं आप, सुन त्सू की थ्योरी लिख सकते हैं। सारी चीज़ थ्योरीज आपको लिखनी है। और जो केनेथ वाल्ट्ज है उसकी थ्योरी कौन सी है? स्ट्रक्चरल रियलिस्ट है या फिर न्यू रियलिस्ट है, उसके आपको पॉइंट लिखने हैं और दोनों को कंपेयर करना है। और दोनों को कंपेयर करके जो हमारी फर्स्ट थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मॉर्गेंथो ने क्या बताया था अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, वो आपको लिखना है शॉर्ट ऐसे, मतलब इसमें 6 प्रिंसिपल्स आएंगे। इसके अलावा मॉर्गेंथो की जो बुक का नाम आएगा, उन्होंने क्या बताया, क्यों बताया, किस कंटेक्स्ट में बताया, वो सब आएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है वेरियस अप्रोचेस। तो वेरियस अप्रोचेस इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको ये जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, फेमिनिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, रियलिज्म अप्रोच, जितनी भी अप्रोचेस है, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारी, लिबरलिज्म, ये सारी अप्रोचेस आपको मेंशन करनी है। और फिर आपको ये बताना है कि किस तरीके से फेमिनिस्ट जो है मॉर्गेंथो की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया एक फेमिनिस्ट का नाम, मॉर्गेंथो की थ्योरी को किस तरीके से क्रिटिसाइजम हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको यहाँ तक के जो है क्लियर हो चुका होगा, और आई होप आप इसके आंसर्स लिख पाएंगे। इसके आंसर्स के सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैं भेज दूंगी इन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।